नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। मेरा नाम सत्यम है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल शौर्य ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इसके अंदर जो मैंने टॉपिक उठाया उसका नाम है यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। और इस टॉपिक पे 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं हमारा प्रीवियस लेक्चर को, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके हमारा प्रीवियस 3 वीडियो जो अपलोड है उनको देखें, क्योंकि उसमें पुर्तगाल और डच के बारे में, मतलब पुर्तगाल और डच को कंप्लीट किया गया है। और उस वीडियो में बेसिक से बेसिक पॉइंट को कवर किया गया है बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो पुर्तगाल और डच के बाद जो भारत में आए थे जो यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोप महाद्वीप के जो कंट्री थे, उसका नाम है अंग्रेज़ या ब्रिटेन या इंग्लैंड से कहते हैं, अंग्रेज़ी कहते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आप सभी के मन में ये जानने की इच्छा होगी कि जिनका हम गुलाम रहे थे, 75 साल हुए हमें अभी उनसे आज़ादी मिले हुए, तो उनकी स्थिति क्या है दुनिया में, मतलब पृथ्वी पे वो कहाँ रहते हैं जिन्होंने हम लोग को इतने इतने सालों तक गुलामी में रखा था, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं। तो जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे मोबाइल पे या पीसी पे, तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना गूगल मैप खोल करके यूनाइटेड किंगडम सर्च करेंगे और वहाँ आपको स्थिति मिल जाएगी वहाँ कहाँ रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि कहाँ है ये अंग्रेज़ या इंग्लैंड और लंदन। डायरेक्टली हम मैप पे जंप करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैप आ गया, ठीक है। तो मैप को गौर से देखिएगा। जो भी रेड पॉइंट से सर्कल किया हुआ है वो सारा क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के अंदर में आता है। तो यूनाइटेड किंगडम को हम अभी जस्ट डिटेल में समझते हैं, बहुत ही सिंपल वे में इसको भी समझना है। पहले हम समझते हैं कि इंग्लैंड के ही हम लोग गुलाम रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से बाउंड्री को कट कर दीजिए, यहाँ से इधर, क्योंकि ये जो है वेल्स कंट्री आया था, ठीक है। तो ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कैपिटल थी लंदन, ठीक है। अभी यूनाइटेड किंगडम पूरा जो होल्स जो रेड कलर से टिक लगा हुआ उस टोटल का कैपिटल है लंदन, ठीक है। तो उसे भी हम स्टडी करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, पहले इंग्लैंड ही था जिनका हम गुलाम रहे हैं। तो यहाँ आपको ये दिख गया, अगर आप गूगल मैप ऑन करते हैं उसके पश्चिम उत्तर में देखेंगे तो ये क्षेत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन करके भी देख भी लीजिएगा। और यहाँ से वर्ल्ड मैप में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पूर्वी यूरोप है, सपोज़ कि यहाँ पे पूरा अंग्रेज़ है, ये ब्रिटेन, अभी अंग्रेज़ को कहते हैं पूरा ब्रिटेन को और यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि ये पूर्वी यूरोप है, उनसे यूनाइटेड किंगडम कैसे अलग होता है। तो ये देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, ये नॉर्थ सागर है और यहाँ पे एक डोवर स्ट्रेट है और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना आपको कि जस्ट इसके नॉर्थ में नॉर्थ सागर है, सॉरी मतलब ईस्ट में नॉर्थ सागर है, जो कि यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है पूर्वी यूरोप से, ठीक है। और यहाँ जो अगर नीचे में आ जाएंगे हम साउथ साइड में, लंदन और बेल्जियम के जस्ट बीच में जो पानी का जो ये समुद्र दिख रहा है आपको, यहाँ एक डोवर स्ट्रेट नाम का, मतलब डोवर मतलब क्या होता है, जल संधि, स्ट्रेट मतलब जल संधि यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। तो इन तीनों से पूर्वी यूरोप से ये अलग होता है यूनाइटेड किंगडम। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि हमने जिनका गुलाम थे, मतलब हम लोग जिनका गुलाम थे वो यहीं के निवासी थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके लिए आपके सामने एक स्लाइड खुल गया, ज़रा मैं इनको एक सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ। जब आपके सामने ऐसा वर्ड आ जाए यूके, ठीक है, तो आपको यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, तो आपको इतना याद रखना है कि यूके कुछ है नहीं, यूके 4 कंट्री से मिलके बना हुआ यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो यहाँ रखना है कि याद रखना है कि 4 कंट्री से मिलके यूके बनता है। तो कौन कौन सा कंट्री है याद रखना आपको, एक है इंग्लैंड, ENG मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। दूसरा है आपको वेल्स, WALES, ठीक है। तीसरा है आपको स्कॉटलैंड, SCOTLAND, ठीक है। और चौथा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, N फॉर नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ साइड का, IR फॉर आयरलैंड, ठीक है। तो हमने यूनाइटेड किंगडम को समझा कि यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्री से मिलके बना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को, और इसको एज ए रिटन फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ। आपके सामने ये स्लाइड दिख रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम करके है। और इसके में आगे जो हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम किस किस से बना हुआ है, इसका रिटन फॉर्मेट
आपको नोट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो इसको नोट्स आप बना ही लीजिएगा डेफिनेटली। ये आप इंग्लिश देख के जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, आप घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल है। यूके लिखा हुआ है, यूके इज़ मेड अप ऑफ, मतलब यूके जो बना है किसी से, एक यहाँ पे ऑफ किससे, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड एंड वेल्स से, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि यूके जो बना है 4 कंट्री से मिलके बना है, और ये जो कैपिटल है टोटल यूके का वो है लंदन के अंदर में, ठीक है। और आगे चलते हम देखते हैं क्या पॉइंट है। अगर आप लोगों से एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि व्हाट आर द कैपिटल सिटी ऑफ यूके, कि यूके की राजधानी सिटी कहाँ पे है, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ यूके, तो आप लोग क्या टिक मारेंगे। हम सभी ने समझा अभी कि यूके जो है, यूके सिर्फ यूके कुछ है ही नहीं, यूके 4 कंट्री का एक समूह है, ठीक है, समूह है 4 कंट्री का। तो 4 कंट्री जो होंगे उनका कैपिटल सिटी ही इन यूके का कैपिटल सिटी कहलाएगा। तो देखते हैं हम क्या है इसका कैपिटल सिटी। सबसे पहले आपके सामने लिख रहा होगा ये लंदन। तो लंदन क्या है बाय द वे, वैसे इंग्लैंड की अभी कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो इंग्लैंड की कैपिटल सिटी है, तो यूके का भी कैपिटल सिटी अगर पूछ लिया तो 4 कैपिटल सिटी है यूके का, लंदन, एडिनबर्ग, कार्डिफ, बेलफास्ट। हम कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की कैपिटल सिटी अभी है लंदन, स्कॉटलैंड की कैपिटल सिटी है आपकी एडिनबर्ग, और वेल्स की कैपिटल सिटी है कार्डिफ, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल सिटी है बेलफास्ट। कैपिटल सिटी मतलब राजधानी शहर। तो ये प्रश्न आ सकता है आपसे, आप लोग याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। ये मैप हम लोगों ने समझ ही लिया, तो आगे देखते हैं। ये भी हम लोगों ने समझ ही लिया है कि यूके 4 कंट्री का एक समूह है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इनको ज़रा इरेज कर लें। आपके सामने दिख रहा है एक और पॉइंट, ग्रेट ब्रिटेन। अब आप लोग के मन में इच्छा हो कि मतलब जानने की इच्छुक होंगे कि ये ग्रेट ब्रिटेन है क्या। तो अब हम लोग ग्रेट ब्रिटेन को समझेंगे डिटेल में। जब भी आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन दिखे तो आप यूनाइटेड किंगडम को याद रखिएगा। किसको, यूनाइटेड किंगडम को। तो याद रखिएगा कि जी फॉर क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या होगा कि ये जी है, जी फॉर ग्रेट ब्रिटेन। इसमें याद रखना आपको यूनाइटेड किंगडम, ये क्या था, 4 कंट्री मिलकर एक समूह बनाती है यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें से एक को माइनस करना है, यूनाइटेड किंगडम में से एक को माइनस करना है, तो बन जाएगा वो ग्रेट ब्रिटेन। एक में किसको माइनस करना है, कहने का मतलब है माइनस करना आपको नॉर्दर्न आयरलैंड को। कहने का मतलब जो कंट्री ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उनको माइनस कर देना है, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड को माइनस कर देना है। तो वो बन के आ जाएगा क्या, ग्रेट ब्रिटेन। मतलब कहना है ग्रेट ब्रिटेन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट 3 कंट्री रह जाएगी, 4 में से माइनस होगा तो 2 और तीसरा, पहला है इंग्लैंड बच जाएगा, और दूसरा है वेल्स बच जाएगा, और तीसरा है आपका स्कॉटलैंड बच जाएगा। तो ये 3 कंट्री मिलकर ग्रेट ब्रिटेन की निर्माण करती है, ठीक है। इसको रिटन फॉर्मेट में हम भी समझते हैं। आपके सामने ये स्लाइड दिखेगा अभी, ये जो आपके सामने दिख रहा है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन लिखा क्या है कि इज़ द ऑफिशियल कलेक्टिव नेम ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। मतलब वही समूह है, मतलब इन तीनों का, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, वेल्स का, हमने जस्ट अभी पढ़ा भी है। और इनके एसोसिएटेड जो है आइलैंड, ठीक है, मतलब इनके जो आइलैंड रहेंगे वो भी ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या है। आपके सामने जैसे कि मैप आ गया, तो मैप में भी समझ लेते हैं। मैंने कहा था, एक वर्ड यूज़ किया था कि ज़मीन से नहीं जुड़ा रहेगा वो आपका हो जाएगा क्या, नॉर्दर्न आयरलैंड, और उसको साइड कर दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन बच जाएगा। तो देखिए ये भी स्कॉटलैंड है, यहाँ पे इंग्लैंड है, और ये वेल्स बच जाता है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके एक ग्रेट ब्रिटेन की निर्माण करती है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट को कवर किया है। पहला पॉइंट ये था कि अंग्रेज़ की सिचुएशन क्या थी जिस टाइम हम लोग गुलाम थे, उस टाइम में इंग्लैंड की राजधानी यही है, यहीं पे थे, ये इंग्लैंड का ही गुलाम रह चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्री मिलकर निर्माण करती है एक यूनाइटेड किंगडम का। 4 कंट्री में से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और यहाँ पे एक कंट्री साइड में जो ज़मीन से जुड़ा नहीं है, बीच में वाटर है, ठीक है, समुद्र है। तो बगल में एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो उसको याद रखना है आपको। और हमने जस्ट अभी समझ लिया कि ग्रेट ब्रिटेन भी क्या है। तो 3 कंट्री मिलके ग्रेट ब्रिटेन की निर्माण करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं और नेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, जो भी रेगुलर कैंडिडेट हमारे प्रीवियस 2-3 लेक्चर को देखे हैं उनको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली और डच आए थे, तो उन लोगों का ट्रेड भारत के साथ चल ही रहा था।
तो क्या होता है कि 1599 ईस्वी में जो लंदन के व्यापारी लोग रहते हैं, लोकल व्यापारी, उन लोगों के मन में थॉट निकलता है कि क्यों ना हम लोग भी जाके भारत के साथ ट्रेड करें। तो ये लोग 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाती है, एक मतलब कि वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया जाता है लंदन के अंदर में। और ये सभा इसलिए बनाई जाती है कि क्यों ना हम भी एक बड़ी से बड़ी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करें। और उनका जो लक्ष्य था कि हम ईस्ट इंडीज़ के साथ, मतलब कि ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करें। तो 1599 में एक बैठक होती है। तो दोस्तों आप लोग को याद इतना रखना है कि 1599 ईस्वी में लंदन के लोकल व्यापारियों के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किस लिए? एक कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। 99 में बुलाई जाती है और 1600 ईस्वी में इस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। इस कंपनी का जो नाम रखा जाता है वो आपके सामने दिख रहा होगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन इन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। ये कंपनी, ये नाम याद रखना है आपको, कंपलसरी है। तो ये स्टोरी याद रखना आपको कि 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाती है, 1599 में बैठक बुलाई जाती है, और स्थापना जो किया जाता है कंपनी का वो 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रहनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंटेंट क्या है। बैकग्राउंड आपके सामने दिख रहा है, तो बैकग्राउंड को समझेंगे कि कैसे क्या आते हैं ब्रिटिशर भारत के अंदर। तो फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रिटिश लिखा हुआ है, फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि ब्रिटिश फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी नाम इसका चेंज नहीं हुआ है। वो जो आपको मैंने पहले बताया है कि जो नाम था वही है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बस इसको ऐसे पढ़ना है कि अभी ऐसे ही नाम आपको याद रखना है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका नाम पड़ेगा वो एक 1833 ईस्वी के आसपास, 1833 या लगभग शायद 1833 या 13 है, इसके आसपास एक चार्टर फरमान जारी किया जाता है लंदन से, तब इनका नाम चेंज किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये एक पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं हम कि कहने का मतलब 1608 ईस्वी में जो आएंगे वो कैप्टन विलियम हॉकिंस, उसके पहले का हिस्ट्री क्या है। तो आपके सामने दिख रहा है बैकग्राउंड, मतलब पृष्ठभूमि उसकी पहले कौन लोग आए थे। तो राल्फ फिच को याद रखना है। राल्फ फिच नाम का व्यक्ति आए थे विजिट करने के लिए, एज घूमने के लिए कि भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है। 1583 ईस्वी में आए थे, 1583 ईस्वी में आए थे। और इनको ना जावा द्वीप पर, मतलब इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर से पुर्तगाली या डच के द्वारा एक बार मतलब अरेस्ट भी किया गया था, और फिर इनको छोड़ दिया गया। बट फिर भी उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया, मतलब विजिट किए और उनको समझा। और फिर 1591 ईस्वी में वहाँ चले गए, लंदन चले गए। और उसके बाद सेकंड जो आने वाला है जॉन मिल्टन हॉल है, जो कि 1599 में आए थे। और ये पूछा जाता है कि राल्फ फिच जो आए थे वो किसके टाइम में आए थे, तो इन द टाइम ऑफ अकबर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी बैकग्राउंड थी, मतलब पृष्ठभूमि से, ये भी जाना जरूरी रहता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। आपके सामने दिख रहा होगा कि ओल्ड नेम ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या है। तो हमने पहले ही समझा कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर। हाँ, और एक पॉइंट याद भी रखना कि इतना बड़ा कंपनी का नाम कौन याद रखेगा। बस इतना नाम याद रख लीजिए, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, यही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि मर्चेंट ऑफ एडवेंचर में कितने मेंबर थे। तो 300 प्लस मेंबर थे, ठीक है। यही फैक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्या है। तो ये बहुत ही बीविया है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बाय एलिजाबेथ द्वारा एक चार्टर फरमान जारी किया जाता है, मतलब एक चार्टर बनाया जाता है या फरमान दिया जाता है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को या मर्चेंट ऑफ एडवेंचर को। किसके लिए? भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये डेट याद रखना, ये डेट बहुत बार पूछ चुका है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक सुनहरा फरमान दिया जाता है मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर कंपनी को भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। वो भी किस बिहाफ पे? 15 साल के लिए और एक एकाधिकार पे। ये मोनोपोली ना बहुत ही भयंकर चीज़ है। मोनोपोली मतलब कि ये इंग्लैंड के अंदर यही कंपनी सिर्फ भारत के साथ ट्रेड कर सकती है। अगर कोई कंपनी भारत के साथ ट्रेड करना चाहेगी इंग्लैंड के अंदर से, तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोनोपोली होती है। और इसमें कुछ टर्म कंडीशन भी लगाए थे, वो भी देखते हैं क्या था। 2 साल के लिए ये लगाए थे। हाँ, सामने दिख रहा है आपको। बट इसे 2 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर समाप्त किए जाने का यहाँ पे प्रावधान है। ये हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो सॉरी इसके लिए। याद रखना आपको ये डेट
कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा सुनहरा फरमान दिया गया मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कंपनी को भारत के साथ ट्रेड करने के लिए 15 साल के एकाधिकार पे, ठीक है, एकाधिकार पे दिया गया। और इसमें एक टर्म कंडीशन लगाया गया कि अगर एकाधिकार लोगों के हितों के लिए हानिकारक पाया गया, मतलब हानिकारक हो, तो 2 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर के इनका इस मोनोपोली को समाप्त किया जा सकता है। और जेम्स प्रथम के द्वारा इसको 5 वर्ष की नोटिस पर समाप्त किया जाने को प्रावधान नेक्स्ट आगे चल के लगाया जाता है, तो इसको भी देखते हैं। ये भी है। फिर बाद में इसे किंग्स जेम्स प्रथम द्वारा ये कहा गया कि अगर व्यापार में एकाधिकार बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के लिए हानिकारक पाया गया तो इनको 5 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर समाप्त करने का प्रावधान दिया गया था इस मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर कंपनी में। तो ये भी हमने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ये कि हाँ, इस कंपनी के लिए जब ये मतलब जो भेजा मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर को भारत ट्रेड करने के लिए भेजा गया, तो इस कंपनी के प्रबंधन के लिए, मतलब कि देख रेख करने के लिए, कहाँ चला गया, इस कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति बनाया गया। उस समिति में बस इतना याद रखना कि एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य को रखे गए, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के रूप में आगे जो चार्टर आते हैं इंग्लैंड से बन के उसको कहा जाता है। ये जो है यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या उसको निदेशक मंडल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ये तो सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि हाँ, सपोज कीजिए कि पुर्तगाल और डच पहले से ही भारत में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर ब्रिटिशर आएंगे भी तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं, उसको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। तो उसने स्टार्ट करा पहले कि क्यों ना इंडोनेशिया चला जाए। तो 1601 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी जहाज इंडोनेशिया के मासाला द्वीप पे जाते हैं, ठीक है। और इनकी प्रथम प्रयास जो होती है वो 1608 ईस्वी में, तो हिंदी में लिखा है, ये अब देख सकते हैं। याद रखना आपको कि पहले वो डायरेक्टली भारत नहीं आते हैं। एज अ स्टोरी याद रखेंगे तो ज़्यादा देर याद रहेगा आपको और ज़्यादा चीज़ को माइंड में ग्रैब कर पाएंगे। तो 1601 ईस्वी में पहले जाते हैं इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पे, ठीक है। और प्रथम प्रयास जो होता है कि व्यापारी कोठियाँ खोलने का भारत में 1608 ईस्वी में, इसका स्टोरी है, हम जानने की कोशिश करते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। तो 1608 में एक जेम्स प्रथम जो ब्रिटिश किंग रहता है, इनके द्वारा कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को, किसको, तो ये ही बेसिक, मतलब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो याद रखना आपको कि जेम्स प्रथम द्वारा जो रहता कौन है, ब्रिटिश किंग रहता है, तो भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को, ठीक है। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को 1608 ईस्वी में, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और कहाँ भेजा जाता है, इंडिया भेजा जाता है। देखते हैं क्या है, इंडिया भेजा जाता है। तो एक्चुअली इसके बारे में एक थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो रहता है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन रहते हैं, एक ब्रिलियंट इंसान रहता है। इनको पता रहता है कि पहले से ही भारत में पुर्तगाल और डच व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ के, अगर सपोज़ कीजिए पुर्तगाली यहाँ व्यापार कर रहे हैं और यहाँ के जो सम्राट रहेंगे, यहाँ के जो लीडर हैं, तो पुर्तगाली लैंग्वेज के साथ और पुर्तगाली लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बन गया होगा, बन चुका होगा। इसलिए इन्होंने पहले अपने आप को, मतलब टैलेंट अच्छा साबित करने के लिए पुर्तगीज़ लैंग्वेज सीखा और फ़ारसी सीखे, तब वो जाते हैं कहाँ पे, भारत के अंदर, वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस भारत आने से पहले 2 लैंग्वेज सीखता है, पुर्तगीज और फ़ारसी, ठीक है। और इसके आने का भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है कि ये जो आते हैं तो डर से 2 जहाज़ में आते हैं, मतलब एक आगे आगे जंगी जहाज़, मतलब जो फाइटर प्लेन जिसे कहते हैं, जो फाइटर जेट जो आगे मार करने वाली जो होती है वो, और पीछे खुद जो हेक्टर नाम का जहाज़ है उसमें आते हैं, और ड्रैगन नाम के जहाज़ में आगे आगे उनके प्रोटेक्शन के लिए भेजा जाता है। तो वो भी देखते हैं हम। सामने आपको दिख रहा होगा कि कैप्टन विलियम हॉकिंस यात्री जहाज़ में, उसका नाम है हेक्टर, ये पीछे पीछे चलता था, और एक था जंगी जहाज़ जिसका नाम था रेड ड्रैगन जो आगे आगे चलता था। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कि प्रथम अंग्रेज जहाज़ कौन थे जो भारत में पहुँचे थे, तो अगर छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे, तो सपोज़ कीजिए अगर रेड ड्रैगन आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे हेक्टर चल रहा है, तो अगर भारतीय टेरिटरी में पहुंचेगा तो रेड ड्रैगन ही पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि ये याद रखना है आपको कि पहला जो भारत के अंदर एंट्री करने वाला जहाज़ है वो रेड ड्रैगन है, और बाद में हेक्टर है। हेक्टर में था कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस, और इसमें था यहाँ पे आपको गन तोप वगैरह लेके आए थे कि अगर बैटल करना पड़े या किसी से युद्ध छिड़ जाए, चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो उससे हम टकरा लेंगे, ठीक है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में आए।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या देखते हैं क्या है। आगे आपको दिख रहा है कि हम सभी ने समझा समझा कि जेम्स प्रथम के द्वारा 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को भेजा गया, कहाँ, भारत। वो जो जहाज़ में आते हैं उसका नाम है हेक्टर, और उसके आगे चलता है जिसका नाम है ड्रैगन, ये भी समझ लिया हमने। तो ये 1608 में निकलते हैं, बट जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं 1609 ईस्वी में। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि 1609 में जहांगीर से मिलते हैं, इन इंग्लिश में इन 1609 मीट विद जहांगीर, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया था आपको कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये भारत आने से पहले 2 लैंग्वेज सीखता है, पोर्तुगीज़ एंड फारसी। तो जब आते हैं जहांगीर के दरबार में तो ये पोर्तुगीज़ में बात करते हैं और फारसी में बात करते हैं। तो जहांगीर प्रसन्न होकर कि वाह कितना टैलेंटेड बंदा है, चलो इनको क्यों ना एक रैंक दे दिया जाए। तो उनको एक सैनिक का रैंक है रैंक ऑफ मनसाब 400, या हिंदी में लिखा रैंक ऑफ मनसाब, सेना की एक रैंक है, और इसको इंग्लिश खान कहा। तो ये भी प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री और यूरोपियन कंपनी के आगमन को लेकर के क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो यहीं सबसे मिलेगा, ठीक है। तो जहांगीर एक्चुअली किस लिए, तो जब पोर्तुगीज लैंग्वेज में बात करते हैं एंड फारसी में, तो और इंग्लिश उनको आता ही है, तो 3 लैंग्वेज वाले मिल जाते हैं। और पोर्तुगीज लैंग्वेज के साथ जहांगीर को अच्छा खासा मतलब उनके साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो वो प्रसन्न होकर के इनको कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को रैंक ऑफ मनसाब 400 दे देता है। उसके बाद इंग्लिश खान इसके द्वारा कहा गया। तो इंग्लिश खान किसके द्वारा कहा गया, जहांगीर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी समझना चाहिए। लिखा हुआ कि कैप्टन विलियम हॉकिंस वाज द फर्स्ट ऑफ यूरोपियन एज वेल एज द फर्स्ट ऑफ ब्रिटिश टू केम इनटू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ठीक है। ये इसमें कह रहा है कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ही ऐसा फर्स्ट यूरोपियन थे और फर्स्ट ब्रिटिशर भी, मतलब ब्रिटिश अंग्रेज भी, जो कि जहांगीर के मतलब दरबार में गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा प्रथम अंग्रेज और प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था जो डायरेक्ट जहांगीर के दरबार में गया था, और कितने ईस्वी में गया था, तो 1609 में गया था। और कौन था, तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ही है, ठीक है। सामने लिखा हुआ है जो कि जहांगीर के दरबार में गया था। तो ये फैक्ट थी याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा होगा, इंग्लिश का कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है, तो इतना याद रखना कि 1611 ईस्वी में जब पहुँचते हैं 1608 में ही, तो डच वाले की जो प्रथम फैक्ट्री रहती है मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के आसपास, तो उन लोगों के साथ इनका व्यापार मतलब बातचीत करके वहाँ पे 1611 में एक टेम्परेरी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मतलब स्लाइड नीचे ऊपर हो गया है, तो टेम्पररी मतलब कि अस्थायी कंपनी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। किनके हेल्प से और किनके कॉपरेशन से, तो डच वालों की मदद से, ठीक है। क्योंकि अगर साउथ साइड जाएंगे, अगर केरल साइड जाएंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाल का अच्छा खासा पकड़ बन चुका था। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि अल्मीडा क्या थे, और अल्बुकर क्या थे, और कुन्ना क्या थे। तो डायरेक्टली वहाँ जाके कोई कंपनी खोलने का है तो चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो इन्होंने डच के साथ कुछ इन्होंने बातचीत करके यहाँ पे अपना प्रथम अस्थायी कंपनी, ये याद रखना आपको कि अस्थायी है, टेम्प्रोरी फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री नहीं है। क्या लिखा है कि 1611 में प्रथम अस्थायी कंपनी खोला गया आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट थी याद रखने वाली। अब आगे चलते हैं। आपके सामने ये स्लाइड दिख रहा होगा। 19 नवंबर 1612 में होता क्या है कि बैटल ऑफ स्वैली होता है। कहने का मतलब स्वैली एक क्षेत्र है गुजरात के अंदर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में सूरत के शहर के पास में। क्या होता है, ये डेट याद रखना आपको, 29 नवंबर 1612 ईस्वी को, ठीक है। बैटल ऑफ स्वैली होता है इन गुजरात के अंदर में, और गुजरात के अंदर में स्वैली जो क्षेत्र है वो सूरत शहर के आसपास है, ठीक है। युद्ध होता है किस किस के क्षेत्र में, ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ के साथ में। तो ब्रिटिश के साइड से जो लड़ रहे होते हैं कैप्टन बेस्ट और कैप्टन मिडल्टन, विनर अगेंस्ट पुर्तगाल, मतलब यहाँ पे 1612 ईस्वी में पुर्तगाल को वहाँ पे हरा दिया जाता है गुजरात के आसपास, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद करने वाली है कि बैटल ऑफ स्वैली होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया बहुत बार, तो इनको भी याद रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो व्यक्ति और जो यूरोपियन कंपनी और कंट्री प्रथम बार भारत में आते हैं उनको हरा दिया जाता है, मतलब कि इनका विघटन होने का जो टाइम है स्टार्ट हो गया अभी से ही, मतलब 1612 से ही स्टार्ट हो गया। इसलिए
ये बैटल ऑफ सोएली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कहने का मतलब ये था कि पुर्तगाली प्रथम व्यक्ति थे जो कि भारत आए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और उनको ये हरा चुके हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से आप सपोज कीजिए कि अगर पुर्तगीज़ का जो विघटन होगा, मतलब इसका समाप्ति होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट फेज़ है वो स्टार्ट हो गया यहीं से। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये इसी को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हमने अभी जस्ट देखा कि 29 नवंबर 1612 ईस्वी में बैटल ऑफ सोएली, मतलब कि सोएली का युद्ध होता है, उसमें पोर्तुगीज़ हार जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि अंग्रेज़ों की एक बिलीफ थी कि हम आज न कल तो यहाँ पे एक कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे ही तो करेंगे। तो इस कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट चल रहा था 1608 से, जब आए से तभी से चल रहा था, गुप्त में ही, ठीक है। बट 1612 में जब ही ये हार जाते हैं पुर्तगाल, तो 1613 में एक कंपनी की स्थापना होती है जो 1608 से ही बनना प्रारंभ हो गया था। सपोज कीजिए कि ब्रिटेन अंग्रेज़ वालों की कितनी बड़ी सोच रही होगी। चलिए देखते हैं आगे और कुछ फैक्ट को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि परमानेंट फैक्ट्री जो खोला गया था प्रथम ब्रिटिश का, वो कहाँ खोला गया था, तो वही याद रखना आपको, गुजरात के अंदर में, और 1613 ईस्वी में। जस्ट आपको जब बैटल ऑफ सोएली याद रहेगा कि 1612 में 29 नवंबर को हुआ था, तो जब हारे उसके जस्ट एक साल बाद, वो भी बनना तो स्टार्ट हो गया था 1608 से ही, बट ये जो हारे तो ये मतलब ऑथोराइज कर दिए कि हाँ ये मेरी परमानेंट फैक्ट्री है, और ये इनका बिलीफ था, इसलिए 1608 से ही बनाना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। देखते हैं आगे का पॉइंट्स क्या सब है। आपके सामने दिख रहा हो कि 9 जेम्स फर्स्ट, तो हाँ ये होता है कि फिर 1614 ईस्वी में 9 जेम्स फर्स्ट अगेन सेंट सर थॉमस रो इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो पहला जो जेम्स प्रथम ने भेजा था वह व्यक्ति का नाम है आपको कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो फिर 1614 ईस्वी में एक व्यक्ति को और भेजते हैं, किसको, उसका नाम क्या है, थॉमस रो को, ठीक है, जहांगीर के दरबार में। तो ये 1614 में वहाँ से भेजा जाता है इनको, और ये पहुँचते हैं जहांगीर के पास 1615 ईस्वी में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज वैसे भी 27 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और सभी यूजर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत लग रही है और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट डेफिनेटली करें। और अगर लगे कि अच्छा कंटेंट तैयार हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जो भी रेगुलर कैंडिडेट है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास शेयर भी करें। और जब आपका लाइक और कमेंट नहीं मिलता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब आपका लाइक और कमेंट ही और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का एक जरिया है, ठीक है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और उतना ही मोटिवेशन के साथ हम फिर कंटेंट तैयार करते हैं और आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस पीपीटी का अगर PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिसमें कि एक टेलीग्राम का चैनल ऐड किया होगा, उस चैनल पे आपको जाना है, मतलब उस लिंक पे क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।